अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। उम्मीद है कि आपने पिछले तमाम लेक्चर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। प्रोग्रामिंग के लिहाज से जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। जितने प्रोग्राम्स आप लिखते हैं, जितनी सिचुएशन चेंज करेंगे आप, उतना बेहतर रहता है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग सिचुएशंस के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखें, फिर प्रोग्राम वेरिएशंस करें और उसके रिजल्ट्स को डिस्कस करें, तो इससे ज़्यादा आपकी लर्निंग होती है। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं और ये भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन ये उसकी एप्लीकेशंस हम कह सकते हैं कि उन तमाम सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो बच्चों देखें, आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ और स्विच स्ट्रक्चर। इसे सिंपली हम नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। स्विच इस वजह से कह रहा हूं कि इसके अंदर हमारे पास स्विच भी यूज हो सकता है और इफ एल्स एल्स इफ भी यूज हो सकते हैं। सो देखते हैं कि नेस्टेड इफ होता क्या है और इसे किस तरह से हम प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। तो बच्चों बेसिकली इफ विद इन अनदर इफ या स्विच विद इन इफ और इफ विद इन स्विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। सिंपल वर्ड्स में याद रखने के लिए आप ये स्टेटमेंट याद कर लेंगे, इफ विद इन अनदर इफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। और the if or the switch structure within another if or switch structure, ये याद रखें, within another if or switch structure is called nested if structure। बच्चों ये याद रखें कि जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा जब कंडीशंस आ जाती हैं, तो ऐसी कंडीशंस जो एक कंडीशन के ट्रू होने के साथ साथ दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो, तीसरी कंडीशन भी ट्रू हो, मींस एक से ज्यादा कंडीशंस ट्रू हो तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करे, तो ऐसे केसेस के अंदर हम नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। इन अदर वे, जब हमारे पास कंपाउंड कंडीशंस आती हैं, ऐसी कंपाउंड कंडीशन जिनमें एंड ऑपरेटर यूज हो रहा हो, तब वहां पर नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर यूज हो सकता है। बोर्ड की तरफ तवज्जो करते हैं। द इफ or the switch that contains other if inside it is called parent, outer, independent if। बच्चों हमने कहा कि nested if क्या है? if within another if structure। तो अब दो if आ गए, एक outside if है और एक inside if है। एक ऐसा if जिसके अंदर बाकी इफ या स्विच स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं, वो हमारे पास पेरेंट इफ कहलाएगा, आउटर या इंडिपेंडेंट इफ या स्विच स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर हम देखते हैं कि दूसरा क्या है, द इफ और द स्विच रिटन विद इन पेरेंट इफ इज कॉल्ड नेस्टेड चाइल्ड, इनर और द डिपेंडेंट इफ। अब हमारे पास दूसरा इफ आ जाता है, एक ऐसा इफ जिसके अंदर बाकी इफ स्ट्रक्चर्स हैं, वो आउटर, पेरेंट या इंडिपेंडेंट इफ कहलाता है। और ऐसा इफ स्ट्रक्चर जो कि पेरेंट इफ के अंदर लिखा गया है, ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तब वो क्या है? नेस्टेड चाइल्ड, इनर और डिपेंडेंट इफ होंगे। डिपेंडेंट क्यों है? डिपेंडेंट इस वजह से है कि इनकी एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है पेरेंट इफ के ऊपर या आउटर इफ के ऊपर। अगर तो पेरेंट इफ ट्रू होगा तब नेस्टेड या डिपेंडेंट इफ चेक किया जाएगा। अगर पेरेंट इफ ही ट्रू नहीं है तब कंट्रोल नेस्टेड इफ पर मूव नहीं करेगा और इन्हें स्किप करते हुए डायरेक्टली एल्स स्टेटमेंट या अदर स्टेटमेंट्स पर मूव कर जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, nesting can be performed among if else if और switch structure। मैंने शुरू में आपको बता दिया कि यह हमारे पास तमाम सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स पर परफॉर्म की जा सकती है।
इफ के अंदर एल्स इफ भी लगा सकते हैं, इफ के अंदर स्विच स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, इफ के अंदर इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से स्विच स्ट्रक्चर के अंदर हम एल्स इफ भी यूज करते हैं, इफ एल्स भी यूज करते हैं, सिंपल इफ भी यूज किए जा सकते हैं। तो अल्टरनेटिवली हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के इनसाइड एज ए नेस्टिंग के तौर पर यूज कर सकते हैं। बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल, हाउएवर इट इंक्रीजेस द कंप्लेक्सिटी ऑफ कोड। अब इसकी बात क्या, हम ये नहीं कहते कि जी सिर्फ एक ही दफा हमारे पास पेरेंट इफ के अंदर सिर्फ एक ही इफ स्ट्रक्चर यूज किया जा सकता है, नहीं, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर फिर इफ, उसके अंदर फिर इफ या स्विच स्ट्रक्चर, मींस किसी भी लेवल के ऊपर किसी भी डेप्थ में हम इसको यूज कर सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन बता दूं कि जितनी ज्यादा नेस्टिंग होगी उतनी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती जाएगी और कोड उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके सिंटैक्स को समझते हैं और सिंटैक्स के जरिए से मजीद डिस्क्राइब करते हैं कि ये स्ट्रक्चर है क्या और इसे प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अच्छा बच्चों, अब हम इसके सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स देखें, सबसे पहले आप इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ कंडीशन के साथ साथ आउटर कंडीशन आ जाएगी। इफ कंडीशन जो सी है इसे हम आउटर, पेरेंट या इंडिपेंडेंट कंडीशन भी कह सकते हैं। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा और यहां पर ये आउटर ब्लॉक है बेसिकली, और इस बॉडी के अंदर इसकी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी जो कि इस कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट हो रही है। और उन्हीं स्टेटमेंट्स के साथ साथ हमारे पास इफ कंडीशन भी हम यूज कर रहे हैं। ये इफ भी हो सकता है, ये स्विच भी हो सकता है, इफ एल्स भी हो सकता है, या एक और इफ एल्स इफ भी हो सकता है। इस इफ को यूज कर रहे हैं। अब ये वाला इफ डिपेंड कर रहा है इस कंडीशन के ट्रू होने पर। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है और कंट्रोल इस बॉडी में आ रहा है तब ये कंडीशन चेक हो रही है। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स आ जाती है जो आउटर कंडीशन है तब इनर कंडीशन चेक ही नहीं होगी, कंट्रोल अदर स्टेटमेंट्स पर मूव कर जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है और उसके साथ साथ इनर कंडीशन भी ट्रू है, देन इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी तरह से अगर इसके अंदर मजीद हम कंडीशंस लगाते जाएं तो जो लास्ट इनर ब्लॉक होगा वो कब एग्जीक्यूट करेगा, जब तमाम कंडीशंस ट्रू होंगी। और अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती तब वो इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। तो इस आउटर कंडीशन या आउटर इफ को हम आउटर, पेरेंट या इंडिपेंडेंट इफ कंडीशन भी कहते हैं। जबकि इनर कंडीशन का जो ये इनर ब्लॉक आ रहा है इसको हम इनर डिपेंडेंट चाइल्ड या नेस्टेड टू पेरेंट इफ कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है और उसके बाद इसके प्रोग्राम के जरिए हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं तो साथ में देखें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर कंडीशन इज इवैल्यूएटेड। जब कंट्रोल इधर आया तो सबसे पहले आउटर कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा। अगर तो आउटर कंडीशन ट्रू है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन द कंट्रोल इंटर्स इनटू इट्स बॉडी। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तब कंट्रोल क्या करेगा, इस की बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा। देन द इनर इफ इज इवैल्यूएटेड और उसके साथ साथ बाकी स्टेटमेंट्स के साथ साथ ये क्या करेगा, इनर इफ को इवैल्यूएट करेगा एंड इट्स स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन केस इट इज ट्रू। और ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर देगा कब, अगर ये इफ भी ट्रू है। इन केस अगर ये इफ ट्रू नहीं है तब ये इसे स्किप कर देगा। और अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर एल्स यूज हुआ है तो एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा या फिर जो अदर रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करके ये इफ से बाहर आ जाएगा, अदर स्टेटमेंट्स पर चला जाएगा। इन केस आउटर कंडीशन ही फॉल्स है देन कंट्रोल इस बॉडी में इंटर ही नहीं होगा। उसकी बजाय कंट्रोल डायरेक्टली कहां मूव कर जाएगा, कंट्रोल डायरेक्टली अदर स्टेटमेंट्स पर मूव कर जाएगा। कब, जब
ये कंडीशन ही फॉल्स होगी। कंडीशन ट्रू है तो इनर ब्लॉक में आएगा और इनर कंडीशन या नेस्टेड कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन आउटर कंडीशन ही फॉल्स है तब ये इसकी बॉडी को ही एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि उसे स्किप करते हुए अदर स्टेटमेंट्स पर चला जाएगा। सो बच्चों, अब इसके साथ साथ हम इसके प्रोग्राम को भी डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर जो मजीद पॉइंट्स हैं ऑन नेक्स्ट बोर्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखें। इफ द आउटर कंडीशन इज नॉट ट्रू देन द कंट्रोल मूव्स टू एल्स ब्लॉक इफ एग्जिस्ट। अगर तो उस इफ स्ट्रक्चर के साथ उसका एल्स ब्लॉक मौजूद है तो कंट्रोल उस पर मूव कर जाएगा। अगर नहीं है तो अदर स्टेटमेंट्स जो आउटसाइड द इफ स्ट्रक्चर मौजूद हैं उन पर मूव कर जाएगा। तो बच्चों ये था सिंटैक्स और उसके साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आता है तो साथ में आप एक एग्जांपल भी लाजमी लिखते हैं। तो उस एग्जांपल को देखते हैं कि हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर देखें कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर। यूजर क्या करे, एक नंबर इनपुट करे एंड चेक वेदर इट इज मल्टीपल ऑफ 5 and 7 आर नॉट। सो बच्चों, जब हम मल्टीपल्स की बात करते हैं तो हमने ये चेक करना होता है कि जो यूजर नंबर इनपुट कर रहा है क्या वो इन दोनों नंबर्स के टेबल्स में आता है या नहीं आता। इन अदर वर्ड्स, क्या वो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है या नहीं करता। तो बच्चों, इसी के अंदर देखें हम प्रोग्राम के थ्रू इसे कैसे मैनेज करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर दोनों का मल्टीपल है या नहीं है। ये हम नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर के थ्रू चेक करते हैं। और इस प्रोग्राम में देखें आप कि हमने हेडर फाइल्स यूज कर ली। मेन फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने थे हमने? सिर्फ एक, इनपुट अ नंबर। एक वेरिएबल आ गया, कौन सा? मैंने यहां पर नम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब आ जाएगा सी आउट। सी आउट इंटर अ नंबर। हम एक मैसेज ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले कर रहे हैं कि जी यूजर एक नंबर इंटर करें। यूजर ने नंबर इंटर कर दिया। लेट्स सपोज हमारे पास 35 इंटर कर दिया, जो कि यहां पर 35 मैं लिख दूंगा या आउटपुट का पोर्शन कि इंटर अ नंबर एंड हमने 35 उधर इंटर कर दिया। अब इस 35 को पहले हम 5 से चेक करेंगे कि क्या इसे जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। अगर तो रिमाइंडर 0 आता है तो ये 5 का मल्टीपल है और कंडीशन को ट्रू कर रहा है। देखें 35 mod 5 हमारे पास 0 आता है। 5 7 35 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इस वजह से ये कंडीशन ट्रू हो गई। और जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल कहां पर आ गया? इस बॉडी के अंदर आ गया। इस बॉडी के अंदर इसे सबसे पहले हमें एक और इफ कंडीशन मिल गई। इस इफ कंडीशन में क्या है कि अब हमने चेक करना है कि वो 5 का मल्टीपल तो है, क्या वो 7 का मल्टीपल भी है या नहीं है। अगर तो दोनों का होगा तो कॉमन मल्टीपल के तौर पर हम उसे लिखेंगे। सो 35 mod 7 चेक किया, क्या ये 0 के बराबर है? यस, 5 7 35। ये यहां पर भी 35 7 से डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर दे रहा है। सो का मीन्स के 35 को 7 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इस वजह से ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। अब पहली कंडीशन भी ट्रू थी, पहली कंडीशन ट्रू होने के बाद सेकंड कंडीशन चेक हुई। अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाती तो सेकंड कंडीशन आपकी चेक नहीं होनी थी, ये इसकी बजाय कंट्रोल इससे आउट हो जाता और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता। अब फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो गई, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तो कंट्रोल कहां आ गया? इस इनर कंडीशन के सी आउट स्टेटमेंट पर आ जाएगा और इसे प्रिंट कर देगा क्या? कि नम। नम क्या है हमारे पास? नम बेसिकली हमने वैल्यू लिखी है 35, इसके बाद इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 7, तो ये आ जाएगा इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 7 और एल्स ब्लॉक स्किप हो गया और प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। इन केस अगर ये वैल्यू 35 नहीं होती
35 की बजाय अगर मैं 40 कह देता हूं, अब क्या होगा, इस 35 की जगह पर 40 आ गया, 40 mod 5 तो ट्रू है कि 45 क्या कह रहा है, 40 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। लेकिन इफ 35 यहां पर मेरे पास क्या है, 35 को कट कर देता हूं क्योंकि वो पिछली वैल्यू थी, अब 40 को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 40 mod 7 इज इक्वल टू 0 जो कि फॉल्स है, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम ये कह देंगे फिर कि कंट्रोल इस सी आउट पर नहीं आएगा, इसकी बजाय कंट्रोल कहाँ मूव कर जाएगा, इस एल्स पर, जो इनर इफ का एल्स है उस पर चला जाएगा, और यहाँ क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा कि 40 इज नॉट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7, मीन्स 40 दोनों का कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो बच्चों यहां पर ये देखें, ये हमारे पास आउटर कंडीशन थी, आउटर इफ था, और ये वाला इफ हमारे पास इनर इफ था। अब इस इनर इफ की एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है किस पर, आउटर इफ के ऊपर। जब आउटर इफ ट्रू है तो इनर इफ चेक हो रहा है, अगर आउटर इफ फॉल्स होगा तो इनर इफ चेक ही नहीं होगा। इन केस अगर हम 40 या 35 की बजाय कोई ऐसा नंबर ले लें, 42 है, 49 है, 73 है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो 5 का मल्टीपल नहीं है, तब वो इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा, और कंट्रोल इस पूरे ब्लॉक से, कौन से पूरे ब्लॉक से, यहां से लेकर इधर तक स्किप हो जाएगा और आउटसाइड द स्ट्रक्चर मूव कर जाएगा, ताकि प्रोग्राम की बाकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सके। इसी तरह से आप और बहुत सारी एग्जांपल्स को इस स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकते हैं। याद रखें बच्चों, ऐसी एग्जांपल्स या ऐसी सिचुएशंस जिनके अंदर एंड ऑपरेटर यूज हो रहा होता है और उसके जरिए कंपाउंड कंडीशन बन रही होती है, उसे हम नेस्टेड स्ट्रक्चर के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।